Hello everyone, before starting our video, let's go through the disclaimer. This video is for educational purposes only. आज हम JIB मॉड्यूल वन के जो पेपर वन का मॉड्यूल वन है उसका 10th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs. ग्लोबल एमिशंस आर सेट टू इंक्रीज बाय 14% ओवर द करंट डेकेड. ऐसा एस्टिमेशन है कि जो भी वैश्विक स्तर पर जो भी एमिशंस हो रहे हैं वो करीब 14% बढ़ेंगे इस पूरे दशक में. ठीक है. कोविड-19 क्राइसिस हाईलाइटेड अ फर्दर एक्सीलरेटेड ग्लोबल एफर्ट. जो कोविड-19 आया उसकी वजह से पता भी चला कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और ग्लोबली वैश्विक स्तर पर इस पर क्या एफर्ट या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए. To limit global warming to 1.5 degree Celsius, scientists recommend that by 2030, global emissions should be cut by 45% compared to 2010 levels. जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये रिकमेंडेशन है कि 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए ज़रूरी है कि जो भी वैश्विक स्तर पर एमिशंस हो रहे हैं उसको 45% कट ऑफ किया जाए. किसके कंपैरिजन में? 2010 के लेवल पर. According to current national commitments, however, global emissions are set to increase by almost 14% during the rest of the decade. हालांकि हो इसका उल्टा रहा है. साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 45% के हिसाब से कम करो, लेकिन एक्चुअल में देखा है तो 14% के हिसाब से प्रति दशक बढ़ रहा है. तो कुल मिलाकर उल्टा हो रहा है अभी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन. देखिए आपको पता है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं. तो उसमें से जो 13वां नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है दैट इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन. ठीक है. ये किसके द्वारा टोटल 17 जो SDG थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये यूनाइटेड नेशन ने 2015 में जारी किए थे. इसमें से 13वें नंबर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विषय में हम बात करेंगे. ठीक है. 2015 में जारी हो तो 15 साल के लिए 2030 तक के लिए ये अचीव करना ये हमारा लक्ष्य है एक तरीके से वैश्विक स्तर पर. कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है उसके क्या क्या कोर एलिमेंट है. इन सितंबर 2015 द UN जनरल असेंबली अनाउंस्ड अ सेट ऑफ 17 SDGs. 2015 सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA ने 17 सतत विकास लक्ष्य रखे थे. ठीक है. ये जो इनका टाइम फ्रेम रखा गया था वो 2016 यानी 2016 से लेकर 2030 तक 15 साल तक रखा गया था. टोटल 17 है. 17 में से देखिए पूरी लिस्ट नीचे दी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13वें यानी क्लाइमेट एक्शन के विषय में बात करेंगे. ये किस तरह से बैंक्स के लिए वो आवश्यक है, उसको कैसे डील करना, उसमें क्या योगदान देना है बैंक्स को. As practically every country in the world experience an increase in the number and proportion of older people in its population, strengthening social security for the elderly is one of the UN priority area. ये ध्यान रखिएगा, जो ओवरऑल वैश्विक स्तर पर हर कंट्री में पॉपुलेशन में इस समय बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि वृद्ध नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है. इसलिए उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. इसके लिए इसीलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम इतनी लाई जा रही है कि इनको बुढ़ापे में दिक्कत ना हो. इंडियाज प्रोग्रेस इन SDGs. इंडिया की क्या इसमें प्रयास हैं, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रगति है SDG से संबंधित. नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स विच हाईलाइट्स द कंट्रीज प्रोग्रेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स एक बनाया है जिसमें वो बताता है कि क्या क्या पिछले साल में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और पर्यावरण विकास के स्तर पर क्या क्या प्रोग्रेस इंडिया ने करी है. 2019 से इंडिया का टोटल SDG स्कोर जो है वो बढ़ा है. पहले 60 था, फिर अब 66 है 2021 में. 2019 में 60 का स्कोर मिला था, अब की 66 का स्कोर है 2021 में. इस पूरी इंडेक्स में जो SDG इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने बनाई, इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? केरला आता है. याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर केरल है. गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव इंक्लूडिंग स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया. जो SDG है, इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ स्कीम्स हैं, कई स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन आपने नाम सुने भी होंगे सारी स्कीम्स के. स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समझ लीजिए एक माध्यम है. इंडिया एंड SDG 13 हिंदुस्तान और मतलब भारत और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन के विषय में आगे बताया गया है. इंडिया प्लस टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070. इंडिया ने ये प्लस किया है कि वो 2070 तक जीरो एमिशन पर ले आएगा देश को. कब ये इन्होंने किया था? COP26. COP मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. जब COP26 अभी नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुआ था, उसमें इंडिया ने ये कमिट किया है कि 2070 तक इंडिया अपना नेट जीरो एमिशन कर लेगा. इसके लिए इंडिया ने एक पंचमित्र नाम की एक चीज़ बनाई है. ठीक है. अपना समझिए टारगेट सेट करने के लिए उन्होंने पंचमित्र जारी किया अपने कमिटमेंट संबंधी. और पंचमित्र में 5 चीज़ें आती हैं. क्या क्या है देख लीजिए. अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना है.
2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करना है। नॉन फॉसिल एनर्जी मतलब क्या हुआ, देखिए सीएस जितना भी आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आता है, ठीक है। नॉन फॉसिल का मतलब हो गया आपका सोलर एनर्जी हो गया या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होगा, इन सबको नॉन फॉसिल में लेते हैं। तो 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी 2030 तक गवर्नमेंट ने अचीव करने के लिए सोचा है, ठीक है। फुलफिलिंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी वगैरह आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी के एक फॉर्म होते हैं। तो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक अपनी एनर्जी जो भी उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से 50% वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना शुरू कर देगा। इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030। इंडिया ने ये भी कमिट किया है COP 26 में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि ग्लासगो में हुई थी नवंबर 21 में, उसमें इंडिया ने ये भी कमिट किया है कि वो अभी से ही 1 बिलियन टन का कार्बन एमिशन जो उसको रिड्यूस करना शुरू कर देगा। कब तक कर लेगा? 2030 तक। 2030 तक एक और चीज़ इंडिया ने कही है, क्या कहा है? कार्बन इंटेंसिटी जो उसकी इकोनॉमी पे है उसको 45% तक कम कर देगा। समझ गए? टोटल ये पंचमित्र दिए हैं इंडिया ने। ये पंचमित्र आपको बस मोटा मोटा इसका आइडिया कर लीजिए तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन से पंचमित्र के पॉइंट्स हैं। एट COP 26 मीटिंग इंडिया हैज़ अनाउंस्ड 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। देखिए ये याद कर लीजिए, OSOWOG, इसको बहुत सिंपल याद होगा, एक सूर्य हो गया, एक दुनिया हो गई और एक ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? जिससे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद पहले भी, सोलर एनर्जी संबंधित होता है। तो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये एक तरीके से इन्होंने स्लोगन दिया इंडिया ने COP 26 में कि एक पूरे देश के लिए, जिससे कि सोलर एनर्जी पे फोकस किया जाए। आप और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं, यही रीज़न है कि सोलर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें या रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में इतनी सब्सिडी दी जाती है। और तो इनफैक्ट अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेने पर इंटरेस्ट रेट में भी छूट दे रहा है बैंक। India has also launched the Plastic Hackathon 2021 campaign to ensure that the country is free of single-use plastic by 2022। इंडिया ने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 भी शुरू किया है, इसलिए जिससे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक पूरी तरह से हटाया जा सके। द फाइनेंशियल सेक्टर प्लेज अ की रोल इन फैसिलिटेटिंग द मैसिव रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय बैंक्स। देखिए अब बैंक का रोल आ गया है। जो भी ये आपको जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसके लिए फंड्स तो चाहिए ना, तो फंड्स बेसिकली कहाँ से आएंगे? बैंक से आएंगे। यही रीज़न है कि आपके GIB सिलेबस में SDG का 13 पॉइंट यानी क्लाइमेट एक्शन लिया गया है। द सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरिड आउट अ सर्वे इन जनवरी 2022। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप ने जनवरी 2022 में एक सर्वे कराया। उस किस लिए कि उसमें एसेस किया उन्होंने क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक का वो कैसा है। सस्टेनेबल फाइनेंस मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ ऐसे ही पैसा वो नहीं देना है, वो दान नहीं दे रहे हैं, आप लोन दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें कम ब्याज दर होगी, ठीक है, उसमें रीपेमेंट पीरियड ज़्यादा होगा, वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी। लेकिन ये भी देखना है कि उसके एक्शन क्या हो रहे हैं, उसके फ़ायदे कितने हो रहे हैं। तो इसलिए उसका ये उन्होंने सर्वे करवाया। किसने करवाया? सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के अंतर्गत आता है और जो कि अल्टीमेटली RBI की एक विंग है। Subsequently, the Reserve Bank of India has released a discussion paper on climate risk and sustainable finance on जुलाई 27, 2022। इस सर्वे के बाद तत्पश्चात RBI ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस पर। कब? 27 जुलाई 2022 तक। और उस पर कमेंट्स मांगे हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे उन पर उनके विचार मांगे हैं, जिससे कि उससे वो पॉलिसीज़ में, देखिए सर्वे होता है, फिर डिस्कशन पेपर रिलीज होता है, उसके उस पर कॉमेंट्स आते हैं, तभी तो पॉलिसी में वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं, जिससे कि ओवरऑल पॉलिसी जो हो वो इम्पैक्टफुल आ सके। एट द UN क्लाइमेट समिट COP 26, देखिए हम वहाँ अभी COP 26 की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं COP 27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, जो कि इजिप्ट में हुआ 20 नवंबर 2022 को। मेंबर कंट्रीज हैव रीच्ड अ कंसेंसस टू एस्टैब्लिश अ फंड टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर। क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी डिजास्टर होते हैं, जो भी प्रलय जो भी आता है, उन सब डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए एक फंड तैयार किया गया है, जिससे कि उन लॉस और डैमेज को कॉम्पनसेट किया जा सके। ये किस में किया गया है? COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, जो कि इजिप्ट में हुआ था नवंबर 2022 में। अब बैंक और क्लाइमेट चेंज की भूमिका देखिए कि क्लाइमेट चेंज में बैंक की क्या भूमिका है। क्लाइमेट क्राइसिस वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स। जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो हर इकोनॉमी के हर सेक्टर पे इम्पैक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू लोअर इंडिया GDP बाय 2.8% बाय 2050 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये जो
क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, उसके कारण इंडिया की जीडीपी 2050 तक करीब 2.8% घट जाएगी। इंडिया तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, इसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रहा है, जो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनके लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। कैसे कर रही है? ग्रीन फाइनेंस के थ्रू। थ्रू ग्रीन फाइनेंस द बैंकिंग सेक्टर कैन हेल्प इंडिया अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट्स। अब आप सोच रहे हैं ग्रीन फाइनेंस क्या होता है, अभी देखिए आगे बताया गया है। ग्रीन फाइनेंस का बेसिक मतलब होता है कि बॉन्ड्स इशू करना या ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो फंडिंग प्रोवाइड करना, या फिर ग्रीन बॉन्ड, या फिर ग्रीन मतलब जो भी ऐसा फाइनेंस जनरेट करना या एलोकेट करना या प्रोवाइड करना जिससे कि ओवरऑल नेचर यानी क्लाइमेट में हेल्प की जा सके, ठीक है, उसे डिटेरिएट होने से बचाया जा सके। It is critical for banks to support the country's transition to net zero emissions by continuing to support green infrastructure। कुल मिला के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है जिससे कि नेट जीरो एमिशन जो कि 2070 तक प्राप्त करना है और पंचमित्र का एक कमिटमेंट है वो प्राप्त किया जा सके। बैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज को लेंड करते हैं, यानी कि लोन प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए ग्रीन फाइनेंस की क्या प्रक्रिया है? ग्रीन फाइनेंस इज सेंट्रल टू द ओवरऑल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी आर्थिक ग्रोथ आपकी हो रही है उसके सततता क्या है, उसमें सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसका ओवरऑल डिस्कशन किसके इर्द गिर्द घूमता है? ग्रीन फाइनेंस के इर्द घूमता है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑफन अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। जो बहुत तेजी से विकास होता है, जब भी बहुत तेजी से आर्थिक अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है, तो ऐसे में ज़्यादातर क्या होता है कि इन्वायरमेंट, जैसे बहुत तेजी में अगर पुल बनना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिज बनाने के लिए आप पेड़ पौधे काट देंगे, आप वृक्षों को बीच से हटा देंगे। एक तरीका ये है कि आप उसको पूरा प्रॉपरली एनओसी लेके डिपार्टमेंट से कर रहे हो, एक तरीका जल्दबाजी में आप कुछ गलत कर देंगे। उसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि नेचर को बहुत नुकसान होता है, और नेचर को नुकसान होगा तो अल्टीमेटली पूरी पॉपुलेशन में फर्क पड़ेगा। Green finance refers to the finance arrangements that are specific to the use for projects that are environmentally sustainable or projects that adopts the aspect of climate change। ये भी हमने पहले ही बताया था कि ग्रीन फाइनेंस का मेन मतलब ये है कि ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना, ऐसा वित्त प्रदान करना जिसमें कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल यानी पर्यावरण स्तर पर सततता प्राप्त हो सके ऐसे प्रोजेक्ट्स को, और क्लाइमेट चेंज को घटाया जा सके, ठीक है। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब इस एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आता है, मतलब कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना, किस लिए? किससे? रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, बायोगैस, इन सब माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी को जब प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसको क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसमें कि ग्रीन हाउस एमिशन, गैस एमिशन कम हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा इस समय इलेक्ट्रिक बसें बहुत चलने लगी हैं, अब मतलब परिवहन विभाग भी इलेक्ट्रिक बसें अच्छा ऐसा यूज़ कर रहा है। ग्रीन बिल्डिंग, वेस्ट मैनेजमेंट दैट इंक्लूड्स रिसाइकलिंग, ये नहीं कूड़ा आपने ऐसे ही फेंक दिया, कूड़े को रिसाइकिल करें, ठीक है। एफिशिएंट डिस्पोजल एंड कन्वर्जन टू एनर्जी, जो एनर्जी है उसको डिस्पोज भी एफिशिएंटली किया जाए, उसको कन्वर्ट भी किया जाए जिससे कि कम से कम कार्बन एमिशन हो या जीरो हो सके, तभी तो 2070 तक पंचमित्र के टारगेट्स प्राप्त हो सकेंगे। न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ग्रीन बॉन्ड्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जांपल कार्बन टैक्स, एंड न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल ग्रीन बैंक्स एंड ग्रीन फंड्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। समझिए, ग्रीन बॉन्ड्स, कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे ग्रीन बैंक्स, ग्रीन फंड्स, ये सब स्टैब्लिश किया जा रहा है। इंडिया में क्या प्रोग्रेस है? इन दिसंबर 2007 द रिजर्व बैंक इशूड अ नोटिफिकेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट दिसंबर 2007 में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू लाया था। इसमें क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक। एक उन्होंने जो नोटिफिकेशन लाया, इसका हेडिंग क्या थी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक, एंड मेंशंस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुल मिलाकर CSR के थ्रू भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में कंपनीज अपना रोल, कॉर्पोरेट अपना रोल अदा कर सकती हैं। इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन आया था। इन 2008 द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज फॉर्मुलेटेड। 2008 में NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, CC मतलब क्लाइमेट चेंज, N मतलब नेशनल, आपको पता है, और एक्शन प्लान यानी AP, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, 2008 में फॉर्मुलेट किया गया। क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट CCFMU कब बना? 2011 में। किस में बना? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बना। उसका मेन काम क्या है कि वो ग्रीन फाइनेंस को इंडिया में प्रमोट करेगा और उसमें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट या एक यूनिट बनी है, उसका नाम है क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट, CCFU, 2011 में। इससे इंप्लीमेंट किया जाएगा सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है।
ये सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? ये है जैसे कि CSR के थ्रू कॉर्पोरेट्स को बोला गया कि आपको अपना 2% इसमें देना है, ठीक है, कॉर्पोरेट CSR में, उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी देना है उसी में से। तो इस चीज़ को इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ खर्च किया है और अगर नहीं किया है तो क्यों किया, उसी हिसाब से इन पर पेनल्टी पड़ेगी, फाइन पड़ेगी। और इनफैक्ट पहले तो इसमें क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था इसको। इन मई 2017 सेबी इशूड गाइडलाइंस फॉर ग्रीन बॉन्ड इशुएंस स्पेसिफाइंग द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। 2017 मई में सेबी ने कहा है कि ग्रीन बॉन्ड जब आप करेंगे तो उसके साथ भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, मतलब कि वो ग्रीन बॉन्ड्स आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स 30% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द रूफ। देखिए 30% इंस्टॉलेशन कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलर पैनल्स के लिए सब्सिडी के तौर में इंस्टीट्यूट्स को, रेजिडेंशियल लोगों को और सोशल सेक्टर में कई राज्यों में ऐसा उन्होंने शुरू किया है, ठीक है। 30% बहुत होता है। बेनिफिशियरीज कैन अवेल अ जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव वेयर इन दे कैन रिसीव ₹2 पर यूनिट ऑफ जनरेशन। देखिए मैंने अभी पहले को बताया तो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का जिक्र किया था, आई होप आपको पता होगा। ऑन ग्रिड मतलब ये हो गया कि एक तरीके से समझ लीजिए आप जो भी बिजली यूज़ कर रहे हैं वो बिजली आप थोड़ी सी बेच भी सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 यूनिट दिन भर में प्रोड्यूस कर ली सोलर पैनल से अपने, लेकिन आपका यूज़ सिर्फ 80 यूनिट का ही है आपके घर में या आपकी इंडस्ट्री में, तो जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा बच गया वो आप ₹2 पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट को वापस बेच सकते हैं। तो इट्स ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एक्सीड कितना होता है आपका पर ईयर के हिसाब से देखा गया 1100 किलोवाट आवर से 1500 किलोवाट आवर तक, ठीक है। एक्सेस पावर कैन बी सोल्ड एट टैरिफ सेट बाय गवर्नमेंट, ये बता दिया मैंने। इसके बाद आते हैं फेम स्कीम पर। फेम स्कीम 2015 में आई थी। फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम पहले ही बात की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बैंक्स भी देखिए अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट में छूट दे रहे हैं। तो इसका ये किस स्कीम के अंतर्गत है? फेम स्कीम। फास्टर अडॉप्शन, एफ मतलब फास्टर, ए मतलब अडॉप्शन, एंड मैन्युफैक्चरिंग, एम स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक, ठीक है। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों चीज़ें चल रहा है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल से भी अगर कभी इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो तो फॉसिल फ्यूल से भी यूज़ हो सके, इसलिए उसको हाइब्रिड में डालते हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, इसके लिए चार्जिंग स्टेशन वगैरह सब तैयार करना है, ये सब फेम स्कीम के अंतर्गत है। इनफैक्ट देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन कार लोन्स नाम से स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.2 यानी कि 20 बेसिस पॉइंट कम होता है और इसका रिपेमेंट पीरियड भी लॉन्गर होता है, लंबे समय तक रिपेमेंट चलता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने PLI जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है, जो मैंने पहले भी आपसे भी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो भी लेकर आए हैं। किस लिए? जिससे कि देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की के जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ सके और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कंपनीज़ को PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कंपनीज़ के लिए एडेड एडवांटेज है। इंक्लूडेड द स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अंडर इट्स प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ले आए हैं। कब से? 2015 से। अंडर दिस स्कीम फर्म्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 13 आर एलिजिबल फॉर अप टू 30 करोड़ इंक्रीज फ्रॉम 15 करोड़। पहले देखिए 15 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है एनर्जी सेक्टर की कंपनीज को, जो फर्म्स थे उनको, अब 30 करोड़ कर दिया गया है। हाउस होल्ड जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब नॉर्मल फैमिलीज हैं, उनको 10 लाख तक पहले रिन्यूएबल एनर्जी में दिया जाता था और अब इंडिया ने ये कहा है कि आप इसको टारगेट बढ़ा के इसको 450 गीगावाट तक कर। आगे बात की गई है कि क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रगति है ग्रीन फाइनेंस की इंडिया में और किस तरह के चैलेंजेस में आ रहे हैं। ग्रीन लैंडिंग। एज पार्ट ऑफ द ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव द RBI हैज़ इंक्लूडेड द स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ये हम बता चुके हैं 2015 से स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ले लिया गया है। ग्रीन बॉन्ड्स। द प्रोसीड्स ऑफ द बॉन्ड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट क्लासिफाइड एज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि पर्यावरणीय तौर पर सतत हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा पैसा यूज़ किया जाएगा? ग्रीन बॉन्ड्स से जो पैसा जनरेट होगा। इंडिया ने 2015 से ग्रीन बॉन्ड्स इशू करना शुरू कर दिया है। इन सम ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया स्टिल एट द नेसेंट स्टेज, मतलब कि हिंदुस्तान में, भारत में अभी भी जो ग्रीन फाइनेंस की व्यवस्था है वो शैशवावस्था में है। ग्रीन बॉन्ड्स कंस्टिट्यूट्स ओनली 0.7% ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इशूड इन इंडिया सिंस 2018 से लेकर से अभी तक जितने भी बॉन्ड्स इशू हुए हैं उसमें ग्रीन बॉन्ड्स का कितना वो है योगदान है? केवल 0.7%। एंड बैंक लेंडिंग टू द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कंस्टिट्यूट अबाउट 7.97 ऑफ आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट टू पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में जितना भी बैंक ने लेंड कर रखा है, जो भी उन्होंने फंड दे रखा है या लोन दे रखे हैं, उसमें से नॉन कन्वेंशनल में कितना है? सिर्फ 7.9% एज ऑन मार्च 2020। आगे देखिए CSR एक्टिविटीज़ के बारे में फिर बताया गया है।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वॉलंटियरली इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन इनटू बिजनेस ऑपरेशन। ये कहा गया है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तर पर जितने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना CSR के अंतर्गत है। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट फॉर CSR इंडिया। CSR को लीगल सपोर्ट यानी कि जो न्यायिक स्तर पे जो सपोर्ट है वो कब से प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंतर्गत। इसका शेड्यूल 7 जो है वो क्या करता है? वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है CSR में क्या प्रयास करने हैं, ठीक है। SDGs आर मेजरेबल टारगेट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम CSR प्रोग्राम। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो मेजरेबल टारगेट्स यानी कि उनका मापदंड है, उनका माप किया जा सकता है कि CSR प्रोग्राम के माध्यम से क्या क्या किया गया, ठीक है। Several SDGs are associated to Schedule 7 Activities of Companies Act of 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल 7 में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि SDG के गोल से इनसे मैच करते हैं। इसमें जैसे कि हंगर रिमूव करना, ठीक है, भूखमरी को मिटाना, पावर्टी यानी गरीबी का उन्मूलन करना, माल न्यूट्रिशन यानी कि जिनको भी न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त हो रहे हैं उससे जो समस्याएं जनरेट होती हैं इन फ्यूचर बच्चों में उन सबको दूर करना, वो सारी चीज़ें SDG के भी अंतर्गत आती हैं और शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में भी आती हैं। In India, companies are now free to spend more than the mandated 2% of their net profit on CSR। ये कहा गया है कि वैसे देखिए 2%, मैंने आपको शुरू में बताया था, कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% CSR में स्पेंड करना होता है। अब ऐसा है कि अगर कंपनी चाहे तो इससे ज़्यादा भी स्पेंड कर सकती है और जो वो एक्स्ट्रा स्पेंड कर रही है वो अपने अगले या उससे अगले साल में सेट ऑफ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे इस बार अगर उसने 3% स्पेंड कर दिया तो वो अगले साल चाहे तो सिर्फ 1% करे, क्योंकि पिछले साल का जो 3% में 1% एक्स्ट्रा था वो यूटिलाइज कर सकती है। इन जुलाई 2019 द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द लॉ दैट ट्रीटेड नॉन कंप्लायंस विद CSR प्रोविजन एज क्रिमिनल ऑफेंस। 2019 में गवर्नमेंट ने एक लॉ चेंज किया है। पहले क्या था, अगर CSI कंप्लायंस नहीं होगा तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और इसकी पेनल्टी कितनी थी? डिफॉल्ट जो कंपनी करेगी उस पर 1 करोड़ की, और जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर होगा मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जिसकी डिफॉल्ट होगी इसमें, उस पर 2 लाख तक की पेनल्टी थी, ठीक है। लेकिन 2020 से इसको चेंज कर दिया गया क्योंकि पहले इसमें जेल दे दिया, अब जेल था इसमें 3 साल तक का, जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उसको 3 साल की जेल हो सकती थी, इसीलिए इसमें अब चेंजेस किए गए। अब नए चेंजेस के हिसाब से इसको सिविल रॉन्ग में लिया जाता है, ना कि क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। बाकी जो पेनल्टी है 1 करोड़ और 2 लाख वाली वो वैसी ही है। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच।